please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हर्षवर्धन, आपने तरह के व्यूज सुने। मैं मूल सवाल पे अपने लौटता हूं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस बिल्कुल कहते हैं डेसिमेट होती जा रही है, वो बिल्कुल राज दर राज हार रहे हैं और कर्नाटक में उनकी सरकार है, अगर उसको वो बचाते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है तो शायद एक नैरेटिव चेंज करने की कोशिश हो सकती है। लेकिन परिप्रेक्ष्य अगर आप बड़ा देखें तो उसमें बीजेपी के जो 2-3 लोगों ने कहा कि रिकवरी के चांसेस हैं अगर वो हार भी जाते हैं तो। लेकिन 19 के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि नैरेटिव 1 मिनट में बदलता है। इस देश में बहुत सारे ऐसे इलेक्शन देखे गए कि एक बार हवा बदल गई तो फिर वो मायने नहीं रखता कि आप पहले 15 स्टेट जीत चुके हैं या आप 5 जीत चुके हैं या अभी आप 3 हारे हैं। क्या वैसा कुछ बन सकता है? इसके फलितार्थ 19 में कुछ आपको दिखेंगे अगर परिणाम जो एक्सपेक्टेड नहीं आए दलों के मुताबिक तो? नीरज जी, एक तो मुझे एक बात बहुत साफ दिखती है कि कर्नाटक को लेकर सभी लोग एक बात बार बार कह रहे हैं कि वहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई मुद्दे नहीं है। तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि एकदम साफ मुद्दा है, ये चुनाव क्षेत्रीय उभार और राष्ट्रवाद के बीच का है। कांग्रेस पूरी तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद सिद्धारमैया की एक खूबसूरती है, एक योजनागत खूबसूरती है कि उन्होंने पूरा का पूरा चुनाव कन्नड़ अस्मिता पर ये लड़ लिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना एक तरह से कहें कि रेगुलर स्टैंड है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। लेकिन 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। 3 महत्वपूर्ण बातों में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि क्या जो हमें दिख रहा है कि जब से नरेंद्र मोदी रैली करने गए हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी पीछे छूटती दिख रही थी वो कांग्रेस के बराबर हाथ पकड़ने में कामयाब रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि क्या जो रीजनल एस्पिरेशंस की हम बात करते हैं तो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां यानी बंगलोर और कर्नाटक से बाहर के जो दूसरे राज्य हैं उन राज्यों के जो क्षत्रप हैं वो कैसे 2019 के लिए प्लान करने वाले हैं नरेंद्र मोदी से अपनी लड़ाई। एक जो और बड़ी बात है कि जब हम कहते हैं कि कर्नाटक के संदर्भ में कैसे हम देखें ओवरऑल अगर हम 2019 को जोड़ें तो एक बड़ा डेवलपमेंट है जिसको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जनता दल सेकुलर ने मायावती और ओवैसी के साथ अपना समझौता कर रखा है और कांग्रेस ने एसडीपीआई और पीएफआई जिस पे बार बार प्रतिबंध की बात उठती है, जो कट्टर मुस्लिम संगठन है, उसके साथ गठजोड़ कर रखा है। तो एक ये भी टेस्टिंग पॉइंट होगा जिसके नतीजे के आधार पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की रणनीति बनने वाली है। जी, तो एक राउंड पूरा हो चुका है, कई सारी चीज़ें निकल के आई। मैं चर्चा को ओपन करता हूँ। एक सवाल मैं अदिति से शुरू करता हूँ, उसके बाद जो भी जवाब देना चाहेगा मैं उसके पास आऊँगा। अदिति जी, देखिए इसमें 2 चीज़ें उभर के निकल के आ रही हैं कि ये चुनाव जैसे भी हर्षवर्धन कह रहे थे कि लोकल इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा है। कर्नाटक अस्मिता बना, उन्होंने अपना एक नेशनल फ्लैग और नेशनल स्टेट फ्लैग, स्टेट एंथम और तमाम हिंदी और कन्नड़, ये सब काफ़ी कुछ हुआ उसमें। लेकिन उसके बावजूद चुनाव अंत में जाके राहुल और मोदी जी के फेस पे आ गया और बिल्कुल सीधे तौर पे दिखने लगा कि वर्सेस हो जाता। तो इसीलिए मैंने आज इस विषय को रखा है कि मुद्दा लोकल होते हुए राष्ट्रीय बनता जाता है और चुनाव जो है बिल्कुल ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ा जा रहा है 2 फेसेस के सामने और रीजनल लीडरशिप उसमें सपोर्ट करती दिख रही। तो ये जो परिप्रेक्ष्य निकल के आ रहा है वो फिर से वही 2 फेसेस के बीच में बनता जा रहा है। दरअसल एक खिड़की खोली थी सिद्धरामैया ने क्षेत्रीय और कन्नड़ अस्मिता को लेके। वो मेरे ख्याल से खिड़की बहुत ज़्यादा खुली नहीं, क्योंकि लोगों की सोच उसके अनुकूल नहीं थी, ख़ास तौर से उन इलाकों में जहां कांग्रेस अपने आप को समर्थ मान रही है और मान रही है कि वो एक तरह से इस्टेब्लिश्ड है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में। जहाँ सवाल आता है अर्बन एरियाज़ का, शहरी इलाकों का, वहाँ मेरे ख्याल से बहुत पेचीदा मामला है, क्योंकि येदियुरप्पा को लेके कई सवाल हैं। येदियुरप्पा मेरे ख्याल से कैप्चर नहीं कर पा रहे इमेजिनेशन को, लेकिन तो ये चुनाव पूरी तरह से मोदी और सिद्धरामैया के बीच में है। इसीलिए इसको 2019 में क्या होने वाला है इसके आधार पे इसको कसौटी मान के चलना मेरे ख्याल से थोड़ी सी गलती होगी। सिद्धरामैया ने जो पॉलिसीज़ रोल आउट की हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, अन्ना भाग्य और इस तरह की पॉलिसीज़ जो वेलफेयरिज्म की पॉलिसीज़ हैं, और
दलितों में जो जिस तरह की टूट आई है वो भी मेरे ख्याल से आगे जाके काफ़ी फल देगी। तो कुल मिला के हमको लगता है कि कर्नाटक में बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि उभर के नहीं आ रहे हैं और उसको एक ही मानदंड से देखना मेरे ख्याल से गलती होगी। जी अभय दुबे जी, आप इशारा कर रहे हैं, बताएं अभय दुबे जी। जी देखिए, हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठकर जब कर्नाटक का नज़ारा देखते हैं तो धीरे धीरे पिछले 7-8 दिन से हम लोगों को लगने लगा है कि वहाँ पे लड़ाई राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच में हो रही है। कर्नाटक के वोटरों का जो इतिहास है, अगर हम उस पर थोड़ा सा निगाह डालें तो हम देखते हैं कि कर्नाटकों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होते हैं वोटर। 1984 में राजीव गांधी 351 सीट लेकर आए थे और 6 महीने बाद कांग्रेस वहां कर्नाटक में चुनाव हार गई थी और रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। वो चुनाव मील का पत्थर था। मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी कितने भी दावे करें या कोई कितने भी दावे करे, कर्नाटक की जनता सिद्धरमैया और येदियुरप्पा के बीच में से किसी एक को चुनेगी और किसको चुनेगी ये बहुत जल्दी हम लोगों के सामने साफ हो जाएगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, 2 तारीख तक का हमारी संस्था का जो सर्वेक्षण है, वो सर्वेक्षण साफ तौर पर बताता है कि सिद्धरमैया के पक्ष में काफी मामला झुका हुआ है। 72% लोग मानते हैं कि सिद्धरमैया ने अच्छी सरकार चलाई। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो येदियुरप्पा से काफी आगे हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार, कौन सी पार्टी ज्यादा भ्रष्ट है, इसमें आश्चर्य इस बात को देखकर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा भ्रष्ट बताई जा रही है। 40% लोग कह रहे हैं कि भाजपा ज्यादा भ्रष्ट है और केवल 33% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है। दोनों ही पार्टियां भ्रष्ट हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की प्रतियोगिता में भाजपा कांग्रेस से वहां पे आगे। जो पार्टी सत्ता से बाहर है उसको लोग ज्यादा भ्रष्ट कह रहे हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि येदियुरप्पा को और रेड्डी ब्रदर वाला जो पूरा प्रकरण है भाजपा का, वो भाजपा की छवि जो है उस छवि पे कितना बुरा असर डाल रहा है। ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस भाजपा से आगे है, बड़े शहरों में भाजपा से कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। केवल जो छोटे शहर हैं और मझोले दर्जे के शहर हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी बहुत मजबूत है। जी शरद, मैं आपके पास आता हूं, जो कि आप टेलीफोन पे थे, दोबारा आपके पास आ रहा हूं मैं एक बार।